74वां यौम आज़ादी आ चुका है। हम 74 साल के हो गए हैं, लेकिन इन 74 सालों में क्या हमने उतनी तरक्की की है जिसकी पाकिस्तानियों को तवक्को थी? तो मेरा जवाब हाँ में नहीं है, क्योंकि कई ममालिक जो हमारे से बाद में आज़ाद हुए वो अब हमसे बहुत आगे जा चुके हैं। हमारा अज़ीम हमसाया चीन हमसे 2 साल बाद आज़ाद हुआ था। वो माशाल्लाह दुनिया की दूसरी बड़ी सुपर पावर है और शायद अगले 15-20 साल में दुनिया की नंबर 1 सुपर पावर बन जाए। फिर आप साउथ कोरिया को ले लें, जिन्होंने 60s में हमसे इकनॉमिक प्लान लिया, रोड मैप लिया, और आज दुनिया की टॉप 10 इकनॉमिक पावर्स में उनका शुमार होता है, जबकि हमारा कहीं शुमार ही नहीं होता। हम आबादी के लिहाज से कुछ 6-7वें नंबर पे हैं दुनिया में, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट के जितने भी इंडेक्सेस हैं, किसी भी इंडेक्स के हवाले से हम दुनिया के पहले 130 मुल्कों में नहीं आते, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हों या हेल्थ से रिलेटेड हों। हमारे एजुकेशन के सिस्टम में बहुत सी फ्लॉज हैं। हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो शॉर्टकट्स पे बिलीव करते हैं, और हमारे टीचर्स स्कूलों में पढ़ाने की बजाय ट्यूशन पढ़ाने पे ज़्यादा फोकस करते हैं, बिकॉज़ इससे उनके लिए रेवेन्यू जनरेट होता है। हमारे स्कूल अक्सर गैर आबाद होते हैं और ट्यूशन सेंटर्स हमारे भरपूर तरीके से आबाद होते हैं। हमारे अस्पतालों का भी कोई अच्छा हाल नहीं है। आम आदमी के लिए वहाँ पे दवाइयाँ मैसर नहीं होती, और जो स्टैंडर्ड ऑफ क्लिनलीनेस है वो अपॉलिंग होता है। तो अभी आप देख लें, अभी चंद दिन पहले टोक्यो ओलंपिक्स का अख्ताम हुआ है, और दुनिया के 6ठे बड़े मुल्क पाकिस्तान पॉपुलेशन के हवाले से एक भी मेडल लेने में कामयाब नहीं हुआ। और अगर कहीं उम्मीद पैदा हुई 1-2 केसेस में, जैसे गुजरांवाला के तलहा ने वेट लिफ्टिंग में और मियाँ चन्नू के अरशद नदीम ने जैवलिन थ्रो में उम्मीद की किरण रोशन की, तो वो भी 5वीं पोजीशन तक पहुंच चुके, और वो भी अपने पर्सनल टैलेंट, पर्सनल एफर्ट की वजह से। ये नहीं कि सिस्टम ने उसको सपोर्ट किया, को पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने उसको सपोर्ट किया या और अदारों ने उसको सपोर्ट किया और उसकी ट्रेनिंग कराई है। आप देखें वो जो इंडियन जैवलिन थ्रोअर है जिसने गोल्ड मेडल लिया अपने मुल्क के लिए, उसकी ट्रेनिंग का स्टैंडर्ड सोशल मीडिया पे वीडियो क्लिप की शक्ल में वायरल हुआ है। और हमारा जो अरशद नदीम है बेचारा प्राइमरी स्कूल में ट्रेनिंग करता रहा है और जंगलूद वेट्स के साथ वेट ट्रेनिंग करता रहा है, बट फिर भी उसकी हिम्मत है कि इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट किया, फाइनल तक पहुंचा। कहने का मकसद ये है कि हमने आज़ादी के साथ इंसाफ नहीं किया, और जो हमारे टारगेट्स थे कि एक ऐसा मुल्क बनेगा जिसमें तमाम मुसलमानों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होंगे, इकनॉमिक प्रोग्रेस की और अमन अमान होगा और डेवलपमेंट होगी और टॉलरेंस होगी, वो नहीं है। अभी भी हमारी जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ सेटबैक्स होते रहते हैं, हिंदुओं के साथ भी, क्रिश्चियंस के साथ भी, इवन कुछ छोटे सेक्ट्स के साथ भी ज़्यादती हो जाती है, माइनर्स के साथ हमारे ज़्यादती हो जाती है, चाइल्ड अब्यूज़ बहुत है, ख़वातीन जो हैं उनके ऊपर बहुत जुल्म व ज़्यादती होती है, ऑनर किलिंग और वन्नी और डोमेस्टिक वायलेंस और हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस वगैरह होती हैं। तो ये सारी कड़वी बातें करने का मकसद सिर्फ ये है कि जब तक हम अपने अमराज को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, अपने वीक एरियाज़ को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, हम उनका इलाज नहीं कर सकेंगे। अगर हम ये कहेंगे कि सब ठीक है, सब अच्छा है, तमाम बुरी बातों पर मिट्टी पाओ और भूल जाओ, तो फिर कुछ ठीक नहीं होगा। तो इसलिए 14 अगस्त के मौके पे ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम थोड़ी सोल सर्जरी करें, अपने गिरबान में झांकें और देखें कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, क्या सही है, क्या गलत है, सही को सही और गलत को गलत कहें, तब ही ये मुल्क तरक्की कर सकता है। मुझे पूरी दुनिया देखने का इत्तफ़ाक़ हुआ है, 5 बड़े आज़म देखने का इत्तफ़ाक़ हुआ है। मैंने देखा है कि वेस्ट में, यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में लोग सच बोलते हैं, और हम भी वहाँ जाके जो कहते हैं उस पर बिलीव कर लेते हैं, अनलेस के कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो कि हम झूठ बोल रहे हैं। वो सच बोलते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग सच बोलेंगे, जबकि हम ऐसा नहीं करते। हम खामखाई झूठ बोलते हैं। किसी भी केस में करने वाले जुर्म जो है 1 या 2 बंदे होते हैं और उनके पूरे घर को नॉमिनेट कर दिया जाता है, 10-10 बंदे नॉमिनेट कर दिए जाते हैं, और विक्टिम के ऊपर उल्टा पर्चा करा दिया जाता है अपने कनेक्शंस की बुनियाद पे। तो इन तमाम चीज़ों का हमें एनालिसिस करना होगा, और अगर हमने अक़वाम आलम में अपना मकाम हासिल करना है तो हमें सच को अपनाना होगा, मेहनत को अपनाना होगा, शॉर्टकट्स को छोड़ना होगा, डिसिप्लिन को फॉलो करना होगा,
اور میرٹ کو اپنانا ہوگا اور لوگوں کو ایکول اپرچونیٹیز دینی ہوگی. یہ نہیں کہ بڑے گھر کے بچوں کو خام خواہ موقع مل جائیں آگے بڑھنے کے اور غریب گھروں کے بچوں کو ان کا حق ہوتے ہوئے, ٹیلنٹ ہوتے ہوئے, میرٹ ہوتے ہوئے بھی ان کو نہ ملے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ایک پاکستانی کی حیثیت سے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا. اور میں چاہتا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ذرا تھوڑی کھلی ڈلی باتیں کیا کریں, سچ بولا کریں, اور جو ہمارے میں کمزوریاں ہیں ان کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں, ان کا علاج کریں, بیکاز یہی ایک طریقہ ہے ترقی کرنے کا, آگے بڑھنے کا. مجھے پاکستانیوں کے ٹیلنٹ پہ کوئی شک نہیں ہے, آئی کیو ان کا بڑا شاندار ہے. یہ جب باہر جاتے ہیں تو بڑا اچھا پرفارم کرتے ہیں بیکاز سسٹم ان کو موقع دیتا ہے. اپنے ملک میں بیچارے پرفارم نہیں کر سکتے بیکاز سسٹم موقع نہیں دیتا. تو اس لیے سسٹم کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کو ٹھیک کریں گے جن کی ذمہ داری ہے, جو ہمارے لیڈران ہیں. اللہ ان کو بھی توفیق دے سسٹم کو فکس کرنے کی, اور سندھ پولیس کو توفیق دے کرائم کو کنٹرول کرنے کی, لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کی, جو ایٹ دا مومنٹ کافی سیٹسفیکٹری ہے. محرم کے ایام بھی 4-5 گزر گئے ہیں اور پرامن ہے بالکل, اور جشن آزادی کی تقریبات بھی ہو رہے ہیں, لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, خوش ہیں. اور اوور آل as far as crime and law and order is concerned, situation is satisfactory, but we need to further improve upon it. تو انشاءاللہ آنے والے ایام میں, آنے والے سالوں میں ہم محنت جاری رکھیں گے اور اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائیں گے تاکہ لوگوں کو یہاں پر بزنس کرنے کا موقع ملے پیسفل ایٹماسفیئر میں, اور ملک کی ترقی میں وہ اپنا رول پلے کر سکیں. تو انشاءاللہ میں بھی اور میری فورس بھی, میرے جو انڈر کمانڈ ہیں, آنے والے دنوں میں بھرپور کوشش کریں گے کہ امن امان کو اور بہتر بنائیں اور لوگوں کو اپرچونیٹیز دیں کہ وہ پیسفل ماحول میں اپنا کاروبار کریں اور نیشنل ڈیولپمنٹ میں اپنا رول پلے کر سکیں. تھینک یو ویری مچ. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف.